Very good evening to you all. How are you doing? I hope you all are doing very good. कैसे हैं आप सब? Very good evening, Rajesh, Shashi. Hello everyone. Yeah, I am just 5 minutes late. It happens. Okay, शुरू करें आज का क्लास. फटाफट मुझे ज्वाइन कीजिए. Okay. So बारिश हो रही है. आपके साइड हो रही है, पता नहीं मुझे. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फटाफट बताइए. Then we start our session. बारिश हो रही है. तब तक आप सोचिए और मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन. और जैसा कि आप सबको पता है कि हम फॉलो करते हैं 3 स्टेप प्रोसेस अभी फॉर 2 वीक्स ओनली. और उस 3 स्टेप प्रोसेस में क्या है? 15 मिनट्स हम पढ़ते हैं वोकैबुलरी, देन ग्रामर, देन कॉन्वर्सेशन का एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं. मैंने 15 मिनट्स टाइमिंग रखी है. वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, बट दैट्स ओके. वेल, सारे लाइव आ जाइए एंड प्लीज बताइए हाय हेलो करके कि you are in. वेलकम बैक. तो अब आप देखिए, कल हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो इस सेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है वोकैबुलरी. आपको मैंने पहले बताया वोकैबुलरी के कई सेक्शंस होते हैं. क्या क्या होता है? जैसे आप वोकैबुलरी जब पढ़ते हैं तो आप वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं, राइट? स्पोकन पर्पस से आप पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स. कुछ वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स. इन्हीं वर्ड मीनिंग्स को आप एंटोनिम सिनोनिम करके याद करते हैं. याद है, एंटोनिम्स मतलब विलोम और सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची. तो वर्ड मीनिंग्स हो गए. इसके अलावा आपको वोकैबुलरी में पढ़ना पड़ता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना? इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स जो होते हैं तो इनका मतलब होता है मुहावरे. ये मुहावरे हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं. आप में से कई सारे लोग ये बोलते हैं कि हिंदू का जो एडिटोरियल पोर्शन है वो मुझसे नहीं पढ़ा जाता. द हिंदू के एडिटोरियल में ऐसा कुछ भी नहीं है. बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी वोकैबुलरी जो है वो हमें वर्ड मीनिंग के फॉर्म में ही पता है. इडियम्स एंड फ्रेजेस के फॉर्म में जहां भी आती है वहां पर अपना एक अलग सेंस लेके आती है. चूंकि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के इतने यूज टू नहीं होते, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, इसीलिए हम वो एडिटोरियल का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता वो नहीं निकाल पाते. तो इसी, अब ये सब आपको पता है, जिसको नहीं पता उसको मैंने बता दिया. तो इन्हीं सब के लिए इसमें आज का जो सेक्शन है उसमें हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे और उनका मीनिंग जानेंगे, प्लस उनसे सेंटेंसेस भी बनाएंगे. ओके, सो फटाफट लाइव आ जाइए सारे. पहला वर्ड है हमारा एन आर्म चेयर जॉब. क्या मतलब होता है एन आर्म चेयर जॉब का? इसका मतलब है बढ़िया इनकम. ऐसी इनकम, ऐसा जॉब जिसकी इनकम अच्छी हो और जिसमें बढ़िया कंफर्ट हो. जैसे गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें लोगों को लगता है, वैसे कुछ कुछ में काफ़ी स्क्रूड अप करते हैं आपको, बट कुछ जो है जो बहुत ही अच्छी होती है. तो ऐसी जॉब जहाँ पर आपकी इनकम भी अच्छी है और कंफर्ट भी है बढ़िया आराम से. कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जैसे आप घर बैठे पढ़ा रहे हैं और इनकम भी ठीक ठाक है. ओके, सो इसको हम बोलेंगे एन आर्म चेयर जॉब. ओके, इसका इट इज रेनिंग. ठीक है, इट इज रेनिंग टुडे. रीड द आंसर्स या क्वेश्चंस. अच्छा, काफी सारे लोगों ने, मुझे थोड़ा सा लेट मैसेज मिल रहा था इसीलिए आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया. शाहरुख ने बताया है कि इट इज रेनिंग एंड साइको गेमिंग ने भी बताया है. गौतम गुप्ता, हेलो एवरीवन. आशीष, चले बने रहिए मेरे साथ. और हम डिस्कस कर रहे हैं एन आर्म चेयर जॉब, जो कि आप सेंटेंसेस में बड़े आराम से फॉर्म कर सकते हैं. और आज ही अभी जब भी आप बोलेंगे तो इसका यूज़ करेंगे. अपनी फैमिली के साथ भी बोल सकते हैं. बस मेक श्योर कि वो आपका मजाक ना बनाए. मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑल आई वॉन्ट इज एन आर्म चेयर जॉब. मैं जिंदगी में ऐसी जॉब चाहती हूँ या चाहता हूँ जिसमें गुड इनकम हो और हाई कंफर्ट हो. ओके, सो आर्म चेयर जॉब, जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि जिंदगी में मैं क्या चाहती हूँ, बस आर्म चेयर जॉब. ही इज हैप्पी. वो हैप्पी है क्यों? क्योंकि उसको क्या मिला? उसको अभी मिली है एक ऐसी जॉब
जो कि अच्छी इनकम देती है प्लस हाई कंफर्ट। याद हो गया होगा अब आप सबको, तो यूज करते रहिए। देखो याद करना तभी ठीक है, स्पोकन का क्लास है जब आप इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब आप समझते हैं, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। मुहावरे ऐसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कहते कुछ और हैं बट बेसिकली उनका मीनिंग या उनका सेंस जो है वो अलग निकल के आता है। आम के आम गुठलियों के दाम पढ़ा होगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इस तरीके के इडियम्स हैं। अब देखो जैसे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं वैसे ही हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अब हिंदी में हमें समझ आ जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना जो है वो एक उसका मतलब है कि कोई ऐसा टास्क करना जो बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ है, जिसमें आपकी रीच नहीं है इस तरीके से। बट इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे टू बेल द कैट। अब टू बेल द कैट को अगर आपने डिक्शनरी में देखा तो इसका मतलब रियल में होगा कैट को बेल करना या घंटी बांधना। तो ये कंफ्यूजन दूर करने की वजह से हम इसे सीखते हैं। सो एट द 11th आवर का मतलब है एट द लास्ट मोमेंट। कभी यूज किया है ये फ्रेज? अंतिम क्षणों में, यस एग्जैक्टली। कैसे यूज करेंगे इसको? जैसे आपका फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा लास्ट मोमेंट पे आपको कोई राय देते, कोई ऐसी ओपिनियन, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हाई डू यू डू एवरीथिंग एट द 11th आवर। जो भी काम आप करते हैं वो लास्ट मोमेंट पर कब करते हैं? वैसे मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स आपको ये बात ज्यादा बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पर तुमको याद आता है ये सब। सो व्हाई डू यू डू दीज थिंग्स एट द 11th आवर। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के लिए क्या बोलेंगे? माई फ्रेंड ऑलवेज चेंजेस हिज डिसीजन एट द 11th आवर। मेरा फ्रेंड क्या करता है, हमेशा अपना डिसीजन चेंज करता है, कब? लास्ट मोमेंट पर। सो आप देखो कि ये फ्रेजेस मैंने कहा वन डे एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप स्पोकन क्लास ले रहे हैं वो आपको बोलने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग हियर एट द 11th आवर। लास्ट समय में तुम मेरे पास क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सो यू नो दीज इडियम्स विल हेल्प यू इन अ ब्यूटिफुल मैनर। आई से आई एम गोइंग टू स्टडी एट द 11th आवर। अच्छा, अंतिम मूवमेंट, हाँ ऐसे कह सकते हो। सोनिका ने बोला है आई एम गोइंग टू स्टडी एट द 11th आवर व्हेन आई नो दैट एग्जाम इज ऑल अराउंड द हिटिंग द कॉर्नर। जब मुझे लग रहा है कि एग्जाम आने वाला है तब मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, आई एम अराइव्ड एट स्टेशन एट द 11th आवर। एग्जैक्टली, इनकी जगह बस ऐड करना है, बाकी सब सही है। ओके, नेक्स्ट है बैक स्टेयर्स गॉसिप। कल हमने सिर्फ गॉसिप के बारे में आपको बताया था जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। गॉसिप जिसका पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब भी है और ये एक नाउन भी है, और इसका मतलब होता है बातें करना, मतलब बिचिंग करना। बेसिकली स्लैंग वर्ड है। आप किसी की बुराई कर रहे होते हैं, कोई गड़बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, उसको गॉसिप्स बोलते हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अमरजीत, अंकित। वेल, सो इसका क्या मतलब है बैक स्टेयर्स गॉसिप? ऐसे गॉसिप्स जो उसके स्टेयर्स के पीछे हो, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों के पीछे नहीं। इसका एक मतलब तो ये है कि जो जितने भी सर्वेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, जो हाउस हेल्प वगैरह है, वो जो बातें करते हैं, जैसे अपने कोई भी ऑनर है जो मालिक है उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करना, उसको बैक स्टेयर्स गॉसिप बोलते हैं। या फिर कोई भी पर्सन कोई अनफेयर टॉक करे, मतलब ऐसी बातें जो अच्छी नहीं हो, छुप छुप के, इसका बिल्कुल गॉसिप से ही कनेक्शन है। बस ये बैक स्टेयर्स गॉसिप्स में आपके सर्वेंट्स और आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप बैक स्टेयर्स गॉसिप उनको भी बोल सकते हैं जैसे आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। मैंने तो बहुत देखा है कि जो हाउस हेल्प होते हैं तो आपस में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, तो उसी को बोलते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। हाँ एग्जैक्टली, पीठ पीछे किसी की बुराई करना।
वैसे तो पीठ पीछे बात करना, जब भी हम पीठ पीछे का वर्ड का यूज ही करते हैं तो उसका मतलब ही हो जाता है कि किसी ना किसी की बुराई चल रही है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया वर्ड आपको मिला। और इसको यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने ऐसे बोला कि आई डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन बैक स्टेयर्स गॉसिप। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। आई डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन बैक स्टेयर्स गॉसिप। यस, सो दैट इज वेरी नाइस दैट यू पीपल आर हेयर। आप लोग इतने मन से इसको सीख रहे हैं इस सेशन को। और जो भी कह रहे हैं कि ये सेशन कब कब रहेगा, उसके लिए ये रोज शाम को 6 बजे रहेगा, तो इसीलिए इसमें आप लोग अवेलेबल हो जाइए। हाँ, सोनिका ने बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाया है, माई आंट लव्स loves to have backstairs gossip. My aunt loves to have backstairs gossip. जो जो भी मैं आपके सेंटेंसेस आपके ही बोलूंगी उसको करेक्ट करके बोलूंगी, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिए एक बार। दूसरा है, बैक स्टेयर्स गॉसिप इज नॉट अ बिग डील फॉर अ बैड पर्सन। बुरे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस तरीके की बातें करना। ओके, नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बेसिकली बीट एक वर्ब है, और ये इसका पूरा जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ये पूरा एक इडियम है। देखो क्या होता है, जब भी हम इडियम को किसी सेंटेंस में डालते हैं तो अगर ये पहले आने वाला वर्ब है तो उसको हम टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बीट लिखा हुआ है, अगर हमने इसको सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ लिया तो ऐसे बोलेंगे कि ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश। फिर अकेला बीट नहीं आएगा क्योंकि ये एक वर्ब है ना, तो इसीलिए इसका सिंगुलर फॉर्म यूज हो जाएगा। तो खास ख्याल रखो इस बात का कि जो भी फ्रेज, जो भी इडियम आप यूज करते हो, उसका अगर स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है वो एक वर्ब है तो सेंटेंस में आएगा तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो बनाया है ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, और इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ डिस्कस किया था, घुमा फिरा के बातें करना। बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट वे। यू नो, घुमा फिरा के लोग बोलते रहते हैं, लंबा लंबा बोलते चले जाते हैं एंड पॉइंट पर नहीं आते, तो उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स ने जो भी गलतियां करते हैं और आपके सामने उसको बताने की कोशिश करते हैं तो पॉइंट पर नहीं आते इधर उधर, या फिर आप कुछ गड़बड़ी करके आए बाहर, फैमिली में जैसे ही आते हैं आपकी मम्मा पूछते भाई क्या किया, तो आप इधर उधर गोल गोल घुमाते हैं, तो आपकी मदर कह सकती हैं व्हाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश, व्हाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश। ओके, अब ये यहाँ पे बीटिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस में था, तो इसीलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन, जरा इसको ध्यान से सुनो। बेगर तो आपको पता होगा किसको बोलते हैं, पर्टिकुलर इस वर्ड का मतलब भिखारी है, और डिस्क्रिप्शन का मतलब बखान करना है, इसीलिए इस पूरे वर्ड का मिलता जुलता मतलब है। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब है अ पर्सन विद नो रिसोर्स, मतलब हल्का तथ्य देना। हल्का तथ्य, हल्का तथ्य समझते हैं ना। देखो ऐसा पर्सन जो भी बेगर डिस्क्रिप्शन देगा उसका जो पॉइंट होगा वो आपके लिए बहुत पावरफुल नहीं होगा। ठीक है, गौतम गुप्ता, हाँ इसका एंटोनिम होगा जो वो होगा जो डायरेक्ट बात बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाला वर्ड हमने डिस्कस किया बीट अबाउट द बुश, उसका एंटोनिम होगा टू कॉल स्पेड अ स्पेड। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है कि घुमा फिरा के बोलता है, एक होता है सीधे बोलता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड, आगे आ जाएगा। बेगर डिस्क्रिप्शन होता है अ पर्सन विद नो रिसोर्स, हल्का तथ्य देने वाला। मान लीजिए आप कोई मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पर 2 या 3 मेंबर्स हैं, तो आपको लगेगा कि जो कम इंटेलिजेंट है, जो कम सिग्निफिकेंट है, वो क्या बोलेगा, वो जो बोलेगा उसको आप मान लेंगे कि ये भाई जो ये बोल रहा है ये बेगर डिस्क्रिप्शन है, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, कम है। अ पर्सन विद नो रिसोर्स मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। ओके,
योर स्टेटमेंट, अब जैसे एक सेंटेंस ये है, योर स्टेटमेंट इज अ बेगर डिस्क्रिप्शन फॉर मी। तुमने जो भी बोला वो मेरे लिए एक हल्का तथ्य है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस पर मैं मतलब कोई भी एक्शन नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। वट एवर ही सैड, जो भी उसने कहा वॉज अ बेगर डिस्क्रिप्शन, वो मेरे लिए एक हल्का तथ्य था। तो आपको याद हो गए होंगे लगभग सारे। देखो पहला था आर्म चेयर जॉब, और आर्म चेयर जॉब का मतलब था कि अच्छी इनकम वाली जो जॉब होती है उसको, जिसमें कंफर्ट ज्यादा हो। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षणों में। मैंने हिंदी में नहीं लिखा, एक बार लिख देती हूँ, अंतिम क्षणों में। और बैकस्टेयर्स गॉसिप का मतलब है बुरी बातें बनाना। बीट अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा के बात करना। हाँ सोनिका, आई एम ट्राइंग टू रिपीट इट। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है हल्का तथ्य, जिसका तथ्य इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसा पर्सन का बोलना, उसको बेगर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्लास में मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, टीचर नहीं सुन रहा है, वो इसीलिए नहीं सुन रहा होगा क्योंकि आप कुछ अच्छा नहीं बोल रहे होंगे। देन टीचर ये बोल सकते हैं दैट वट एवर यू सेड वॉज अ बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जिस जैसे मैं क्लास में बोलूँ। वेल तो ये था हमारा वोकेबुलरी सेशन। और अब आता है ये वर्ड्स जो मैंने कल प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे, और मैंने कहा था कि इनको सेंटेंसेस में फॉर्म करके लाना है। तो पता नहीं आप लोग फॉर्म करके लाए या नहीं। पहला वर्ड था हमारा इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट का मतलब था बहुत ही मास्टरली, इंटेलिजेंट व्यक्तित्व। और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, वैसे ही इनकैंडिसेंट एडजेक्टिव है, जो किसके लिए आता है, जब कोई बहुत ही ब्रिलियंट है, तेज तर्रार, ठीक है, तेज तर्रार, बहुत ही अच्छा, मास्टरली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ल्यूसिड, उसको बोलते हैं। तो एक नया वर्ड था। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने आपके लिए सेंटेंसेस दे दिए हैं। द थियरी गिवन बाय यू, जो भी तुमने थियरी दी वो कैसी थी, इनकैंडिसेंट यानी बढ़िया थी, ब्रिलियंट थी, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी वर्ड लिखना चाहें इस प्लेस पर, यू कैन राइट इट। दूसरा है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या मतलब है, द थियरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, मतलब एक दर्शन है, ये एक सब्जेक्ट भी है जिसको आप विधि शास्त्र बोलते हैं, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अब इसी तरह इसका भी एक सेंटेंस बना कि आई वॉन्ट टू बी अ मास्टर। गौतम गुप्ता, प्रूडेंट मतलब विवेकी, प्रूडेंट मतलब विवेकी। किंडल, अच्छा किंडल इज अ गुड वर्ड, ओके। राजेश कुमार, ये वीडियो किसी भी क्लास का, किसी भी लेवल का कोई भी स्टूडेंट या स्टूडेंट ना भी हो, अगर कोई भी देख सकता है, मतलब ये जो भी ऐसा चीज़ों को समझ सकता है वो ये वीडियो देख सकता है। आई वॉन्ट टू बी अ मास्टर इन, अब इसमें से आप ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ही किंडल, किंडल का मतलब होता है, किंडल बेसिकली एक एप्लीकेशन भी है ना, आप सबको पता होगा। इसका मतलब होता है टू सेट समथिंग ऑन फायर, आग लगा देना, यू नो, इंस्पायर कर देना किसी चीज को। सो किंडल का मतलब जो होता है सेट समथिंग ऑन फायर। एक तो इसका अगर हिंदी मतलब जाने तो आग लगाना, बट बेसिकली किंडल को यूज करते हैं किसी को इंस्पायर करने के लिए। सो दे ऑलवेज किंडल ऑल माई थॉट्स, यहाँ पर आप इस वर्ड को ऐसा ही लिख सकते हैं, ओके। वाओ सोनिका, दैट्स वेरी नाइस, एंड राजेश, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट और ग्रामर सेक्शन। जो 15 मिनट ग्रामर सेक्शन है उस पर बात करते हैं। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेस्ट भी होगा, जो कि आप सबको देना है। कल वाले ये वर्ड्स हैं जो आप सबने कर लिए थे, फिर से एक बार कोशिश करके देखो, मैं बता रही हूँ क्योंकि ये कल आपने किया था। राधा डज नॉट, डज हर वर्क, इसका नेगेटिव होगा राधा डज नॉट डू। इसके बाद इस सेंटेंस का नेगेटिव होगा आई डू नॉट हैव। डज शी वर्क हार्ड का अफर्मेटिव होगा, कल आप सबने बता दिए थे लेकिन ये इट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, शी वर्क्स हार्ड।
डू यू हैव अ पेन का अफर्मेटिव होगा, क्या होगा? डू यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन। और ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है। मोहन हैज टू हेल्प मी का क्या होगा? ये आपकी मेन वर्ब है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, तो जब भी इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे तो हो जाएगा डज मोहन। और अब यहाँ का तो आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ले ही लिया है तो बेस फॉर्म क्या होगा? हैव टू हेल्प मी। सोनिका, किंडल का एग्जाम्पल बताया मैंने अभी कि ही ऑलवेज किंडल ऑल माई थॉट्स, वो हमेशा मेरे थॉट्स को इंस्पायर करते हैं, मतलब मुझे हमेशा अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये मैंने बताया था किंडल के लिए। बाकी आप चाहें तो अपनी तरीके से बना सकते हैं। और हाँ, एक वर्ड जो होता है उसके पार्ट ऑफ स्पीच का खास ख्याल रखो। तो किंडल जो है वो एक वर्ब है, मैंने अभी शायद इसमें बताया है, हाँ किंडल जो है वो एक वर्ब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, ये आप लोगों को कल मैंने दिया था, बताइए मोहन गेट्स अप होगा या गॉट अप होगा? पूरा सेंटेंस पढ़ के बताइए क्या गलती है। एग्जैक्टली जो डज हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपके सब्जेक्ट का सिंगुलर होना जरूरी है, क्योंकि ये जो डज है ये आपका वर्ब का सिंगुलर यानी फिफ्थ फॉर्म है। तो जब भी हम कभी सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे तो हमारे सब्जेक्ट का, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, या फिर आपका ही, शी, इट या वन हो, तो इन सब के साथ हमारे जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, हाँ चलो बताओ, मोहन गेट्स अप होगा या गॉट अप होगा? सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बहुत अच्छी इसमें बताती हूँ कि देखो, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अगर गॉट अप कर दिया तो ये गलत क्यों होगा, क्योंकि गॉट अप भी तो करेक्ट वर्ब है, पास्ट में चला जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देखो, मोहन गेट्स अप गॉट अप तो ठीक है, आगे पढ़ो, लिखा हुआ है एवरी डे, मतलब वो रोज ऐसा काम करता है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बता रहा है? रूटीन बता रहा है। तो रूटीन बताने वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। अगर ये एवरीडे नहीं लिखा होता तब ये गेट्स अप भी सही होता, गॉट अप भी सही होता, लेकिन चूंकि एवरीडे हमें रूटीन एक्शन बता रहा है तो हम क्या लिखेंगे? गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सो गॉट अप सिर्फ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है और पास्ट के टाइम को बताता है। सो गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन सुबह जल्दी उठता है। कब उठता है? एवरी डे उठता है। लेकिन अगर कहेंगे मोहन रोज सुबह जल्दी उठा, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गई बात। देखो, द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ बोलेंगे तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे, कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो अर्थ है वो हमेशा सन के अराउंड रोटेट होती है, घूमती है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता, तो वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं है। वो किस में होगा? जब मैंने आपको अभी लास्ट क्लास जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें बताया था कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो द अर्थ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म लगेगी, जो कि रोटैट की लगी हुई है। रोटैट्स इज रोटैटिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो रोटैट्स इज करेक्ट। दूसरा है विराट हिट्स द सिक्स या विराट हिट द सिक्स। हिट जो एक वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम रहते हैं। अब ये बताओ कि इन दोनों में कौन सा सही है? जन्माष्टमी निकल गई सानिध्य कल, बताओ कौन सा सही है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने 3 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि अगर पार्ट्स में हम किसी सेक्शन को डिवाइड करते हैं तो उसमें आपको बोरियत नहीं लगती और आपका टाइम भी अच्छे से कंज्यूम हो जाता है एंड क्लास भी जल्दी खत्म हो जाती है। तो काफ़ी सोच समझ के, यू नो। हाँ ठीक है, देखो अब बताती हूँ मैं। विराट हिट्स द सिक्स भी सही है और हिट द सिक्स भी सही है। हिट्स द सिक्स हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं अभी इंडेफिनिट,
और हिट द सिक्स हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट। तो हिट्स इसलिए क्योंकि आपका विराट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसीलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये भी लग सकती है। और इसको आप पास्ट में बोलें कि मारा विराट ने सिक्स, वो भी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आगे कोई आपका ऐसा एडवर्ब नहीं लिखा हुआ है जो इस सेंटेंस को इसमें कहने पर मजबूर करे। हाँ, बट ये बात है कि जब भी कमेंट्री हो रही होगी या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आ रही होगी तो हमेशा हिट्स ही होगा। तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन हो फटाफट पूछो, क्योंकि कंफ्यूजन क्लियर करने में मतलब आपको बहुत सारी और चीजें पता चलेंगी। द पीएम डिलीवर्स विल डिलीवर द लेक्चर इन द इवनिंग। अब देखो, इन द इवनिंग मतलब एक फिक्स टाइम एक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने कहा फिक्स टाइम एक्शन है, कोई भी ऑफिशियल एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है दे प्लेड और प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब बताओ, ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो रहा है। अच्छा, इन सारी चीजों से मैं एक चीज और बता दूं, जितने यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और जिनको डर लग रहा है ना मेंस की इंग्लिश से, ये सेशन उनके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाला है, क्योंकि यही एग्जैक्टली चीजें उसके पेपर में पूछी जाती हैं। तो अगर आप लोग मेंस में जो इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है उससे डर रहे हैं ना, तो ये सेशन जरूर लें और शेयर भी करें लोगों से, क्योंकि ये उन्हीं के माइंडसेट पर बनाया गया है। दे प्ले क्रिकेट एवरीडे क्यों होगा? क्योंकि एवरीडे जो है वो एक ऐसा एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंट एक्शन बताएगा, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्लेड पास्ट का एक्शन बताता है, जो यहाँ पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एवरीडे इज हियर। ओके, सबने सही बताया है। अब है आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन। ये है एक स्टोरी पढ़ो आराम से, एक एक करके सेंटेंस बनाओ मेरे साथ और देखो कि आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या सीखा। सो आर यू रेडी? उसके बाद में कॉन्वर्सेशन पर आएंगे। चलो फटाफट ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तक आपकी इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। तो पहला सेंटेंस क्या है, फटाफट बनाओ। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। कैसे बनाएंगे इसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है या प्रेजेंट सिंपल भी है, तो फटाफट बनाइए। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ सेंटेंस नंबर 1। आई, जल्दी उठता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई को हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और वर्ब का प्लूरल फॉर्म आएगा आई गेट, और उठता हूँ सो आई गेट अप। कब? सुबह जल्दी, अर्ली। कब? इन द मॉर्निंग। देखिए आपने यही बनाया या कुछ और? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेरी गुड, बहुत लोगों का सही है। सानिध्य सोनिका करेक्ट। दूसरा, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे नई नई जानकारी मिलती है। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। जरा इस सेंटेंस को बना के दिखाओ। चलो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट है मुझे यानी मैं। क्या अच्छा लगता है? आई लव। व्हाट आई लव? न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना को इंग्लिश में आप सब कैसे लिखेंगे? आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हाट आई लव? रीडिंग न्यूज़पेपर। आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर बिकॉज, क्योंकि। अच्छा, एक चीज, जो एक्शन आपको करना अच्छा लगता है और आप करते हैं रोज, उसमें आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर आपको अभी पढ़ने जाना है तो आप टू रीड लगाएंगे। इसीलिए ये जो फॉर्म्स हैं वर्ब के, रीडिंग न्यूज़पेपर या टू रीड न्यूज़पेपर, इनके बारे में वर्ब के एडवांस चैप्टर में ग्रामर में पढ़िए। मेरे ही सेशन में आगे मैं ग्रामर के सेशंस लेके आऊंगी जब, और बहुत सारे चैनल्स पर चल भी रहे मेरे ग्रामर के सेशन। टॉप रैंकर्स पर आप सर्च कर सकते हैं, आरती मैम टॉप रैंकर्स डाल करके गूगल पर, वहाँ पर आपको ग्रामर के सेक्शंस मिल जाएंगे। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब आप वहाँ से सीखिए। फिलहाल आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि मुझे नई जानकारी मिलती है। आगे बिकॉज एक कंजंक्शन है जो कि दो सब्जेक्ट्स क्लॉजेस को या क्लॉजेस को जोड़ता है। हाँ, मुझे नई जानकारी मिलती है बिकॉज आई गेट
कैसी जानकारी? हाँ, आई गेट या आई फाइंड, आई गेट या आई फाइंड बोल सकते हैं, सही है, आई फाइंड करेंट इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? नई जानकारी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? करेंट इंफॉर्मेशन। एक गलती कभी नहीं करेंगे, कभी भी इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट से इंफॉर्मेशंस। ओके, सो व्हाट यू गेट, व्हाट यू फाइंड इज करेंट इंफॉर्मेशन। यहां तक आप सबने बनाया एंड दैट इज करेक्ट। हाँ, न्यू इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेंट इन्फॉर्मेशन बोलना अप्रोप्रिएट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग न्यू बोलेंगे तो मैं कहूंगी नहीं न्यू क्यों लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एग्जैक्टली शाहरुख, जैसा कि आप सब जानते हैं, एज। देखो आप सब जानते भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा एज यू ऑल नो। जैसा आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नो, कि ये कोविड-19 का समय है। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? एज यू ऑल नो। अगर बीच में कॉमा लगाना है तो ठीक है, अगर कॉमा नहीं लगाना है तो क्या लिखेंगे? दैट। एज ऑल यू नो, एज यू ऑल नो कि कोविड-19 का समय है, दिस इज अ कोविड-19 एरा, दिस इज अ कोविड-19 एरा। एज जस्ट लाइक का यूज सही नहीं होगा, कंजंक्शन एज का यूज यहाँ पर ज्यादा सही है, तो कहेंगे एज यू ऑल नो, जैसा आप सब जानते हैं ये कोविड-19 का समय है, दिस इज अ कोविड-19 एरा। इसको इस तरीके की लैंग्वेज में बोलेंगे। इस समय हम खुद को नई परिस्थितियों के लिए तैयार रखते हैं। इस सेंटेंस को कौन बनाएगा? फटाफट बनाओ। इस समय हम खुद को नई परिस्थितियों के लिए तैयार रखते हैं। मैंने कहा एसएससी स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स यू मोस्ट वेलकम। अगर आप इस क्लास में आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी एडेड इंफॉर्मेशन जो आपके क्लास में मिस हो जाती है वो इसमें मिलेंगी, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बढ़िया मतलब साबित होगी, ये 100% गारंटी लेती हूँ मैं। ओके, चलो बताओ कि इस समय हम खुद को हमेशा नई परिस्थितियों के लिए तैयार रखते हैं। हाँ, दिस इज द टाइम, इस तरह बोल के द टाइम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे ना आप, द टाइम, यही आपका पूरा मतलब निकालेगा। इस समय, द टाइम, दिस टाइम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ द टाइम बोलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को जितना शॉर्टन करना है कर लीजिए। हाँ, क्या लिखा? किसी ने लिखा कोविड-19 एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए आगे बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। हम खुद को, वी, हम है तो वी प्रिपेयर, वी प्रिपेयर किसके लिए? नई परिस्थितियों के लिए तैयार रखते हैं। वी प्रिपेयर, हम खुद को, ourselves, वी प्रिपेयर ourselves किसके लिए? फॉर, अच्छा ourselves रेडी, सॉरी रेडी तो भूल ही गए, वी प्रिपेयर ourselves, अच्छा सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, फॉर न्यू circumstances, circumstances, ओके, वी प्रिपेयर ourselves फॉर न्यू circumstances। अच्छा, अगर इसमें ऑलवेज लिखना है तो यहीं पर लिखेंगे कि वी ऑलवेज प्रिपेयर ourselves फॉर न्यू circumstances। वेल, हाँ ये हो गया, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर अस। चलो अब यहां पर रुकते हैं, इस सेंटेंस को अलग तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे जैसे मैंने लिखा कि वी ऑलवेज प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर न्यू सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर वी कीप आवरसेल्फ रेडी, वी कीप आवरसेल्व्स रेडी फॉर न्यू सर्कमस्टेंसेस भी बोल सकते थे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हो गया। चलो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं अपने आसपास सफाई रखता हूँ। मैं अपने आसपास सफाई रखता हूँ कैसे बोलेंगे? क्या छुप रहा है?
यहाँ तक मैंने बना दिया। अब मैं इधर लिखूंगी क्योंकि शायद उधर दिख नहीं रहा होगा। हाँ, इधर लिख दूंगी। आई कीप क्लीन माई नियरेस्ट, वेरी गुड सानिध्य। आप ऐसे लिखेंगे कि आई कीप क्लीन माई सराउंडिंग्स, या फिर आप यहां पर माई सराउंडिंग्स लिखें या इधर लिखें सराउंडिंग्स। ओके, सराउंडिंग्स का मतलब होता है अपने चारों ओर, एंड दैट इज अ नाउन। नेक्स्ट है आपका, और आप सबसे ये अपेक्षा रखता हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और आप सबसे ये अपेक्षा रखता हूं, इतना मैंने लिख दिया है, जरा इसको मैं हटा देती हूँ। हाँ, अब यहाँ पर बात आई कि आप सबसे ये अपेक्षा रखता हूं, एंड आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट you are, या you will be agree, but you are getting बड़ा हो जाएगा, आप you will be agree with me। जो ये सेंटेंस बना था कि आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर जैसा हिंदी में लिखा है वैसा इंग्लिश में बनाओगे तो सेंस क्लियर नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सेंटेंस एक कंडीशन बना रहा है कि मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो हिंदी में होगा कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। भले ही आप इंग्लिश में ऐसे लिख दें कि यू आर एग्री विद माई पॉइंट या विद मी, तब भी ये सही होगा मतलब, लेकिन आपका जो सेंटेंस बनेगा वो अच्छा तभी लगेगा जब आप विल बी का यूज करोगे। एंड आई एक्सपेक्टेड टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर एग्री विद मी, हाँ ऐसा बना सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और आप पास्ट में पहुंच गए। नेक्स्ट है, जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपने दोस्तों से बातें करता हूं। अब इसको बनाएंगे व्हेन एवर, जब भी का मतलब व्हेन एवर मुझे समय मिलता है, आई गेट टाइम, आई गेट टाइम, जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं क्या करता हूं, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, और फ्रेंड से बात करने से मुझे क्या होता है, एनर्जी मिलती है, आई फील, जिससे, अब यहां पे हो गया वेन एवर आई गेट टाइम आई टॉक टू माई फ्रेंड्स सो दैट, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये, हाँ, सो दैट आई कैन फील, आप आई फील भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एनर्जेटिक, सो दैट आई कैन फील एनर्जेटिक। आप इसको यहां पर चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, आई टॉक टू माई फ्रेंड बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी, या फिर आप लिख सकते हैं इट कीप्स मी एनर्जेटिक। ये मैं आपको बोलने के तरीके से इतने सारे वर्ड्स बता रही हूँ, इनको आप आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। ओके, अब पढ़ती हूँ कमेंट्स, किसने किसने सही लिखा। व्हेन आई get a few time then I talk to my friends because it provides me energy, very nice. Sanidhya Sonika, whenever I get time I gossip with my friends, yeah, you can speak in that manner. So अब बात करते हैं स्कोर, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ नहीं 1 मिनट में हो जाएगा, मुझे लगता है 1 मिनट में फटाफट इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, लाइक, लाइक्स, बी लाइक, यहां पर क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ क्विकली। डू यू, वेल,
डू यू लाइक? अब आप खुद से भी अपने आप को स्कोर कर सकते हो, जिसने भी लाइक सेलेक्ट किया है उसको मिला एक नंबर। डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क? क्या तुम्हें चॉकलेट मिल्क पसंद है? दूसरा, ही, हाँ एग्जैक्टली सही, आपका स्कोर मिल गया। ही, डू डज इज क्या होगा फटाफट बताओ? नॉट वॉन्ट टू गो टू द मूवीज, एग्जैक्टली कई सारे करेक्ट आंसर्स, बल्कि सारे ही करेक्ट आंसर्स। बताओ, ही, डू, डज, इज, क्विकली क्या होगा? ही सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। ही डज नॉट वांट टू गो टू द मूवीज, वो मूवीज नहीं जाना चाहता है। ओके, ही, अब क्या होगा? प्लेज टेनिस, वांट्स ब्रेकफास्ट, वॉक्स होम। अब यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं तीनों ऑप्शंस, इसमें आपको हिंदी सोचनी है, और नाउ का मतलब होता है अब। अब के साथ में तीन में से कौन सा फिट बैठ रहा है, ये आपको सोचना है। जल्दी बताओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ को एडवर्ब को देख करके आपको इन तीनों में से कोई चूज करना है। वो अब क्या चाहता है, वो अब क्या खेलता है, तो हो नहीं सकता। होम की तरफ वॉक करता है, तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर टेनिस खेलता है तो उसका मतलब अब अगर लिखा हुआ तो खेल रहा है होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये करेक्ट है, तो हो जाएगा ही वॉन्ट्स ब्रेकफास्ट, बाकी सारे गलत है। ही वॉन्ट्स ब्रेकफास्ट नाउ, वो अभी क्या चाहता है, अब क्या चाहता है? ब्रेकफास्ट, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर शाहरुख। नेक्स्ट, सॉरी लीसा, सॉरी लीसा एंड देन गैप, नॉट हियर एट द मोमेंट, क्विकली। आपके पास ऑप्शन है एम, इज, बी। जल्दी, आई थिंक इंटरनेट इज वर्किंग स्लो देन योर माइंड। Lisa is not here at the moment, is not here at the moment, Lisa is not here at the moment. Okay, very good. They are not here, they are not here, वो यहाँ नहीं है, they right now क्या होगा? ये सारे आपको इसमें फिल करेंगे तभी आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बताओ, दे आर नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ? राइट नाउ मतलब इस समय वो, देखो अगर स्विम होता तो गलत हो जाता, इस समय वो तैरते हैं नहीं हो सकता, या फिर तैर रहे हैं होता। स्कूल जाते हैं नहीं हो सकता, क्या होता? जा रहे हैं, अगर राइट नाउ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दे आर ऑन हॉलीडे, वो कहाँ छुट्टी पर है, वो यहाँ नहीं है, कहाँ है? दे आर ऑन हॉलीडे। नहीं, देखो गो टू स्कूल इसलिए गलत है क्योंकि राइट नाउ लिखा हुआ है ना, या सेंटेंस का सेंस भी तो देखो, इस समय वो छुट्टी पर है, ये हो जाता है। इस समय वो स्कूल जाते हैं जो है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है आपको हेल्प करने के लिए दिया गया है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि छुट्टी पर है। अगर अकेला गो टू स्कूल लिखना होता, ये स्टेटमेंट हिंट ना दी होती, तब आपका सही होता। चलो, और ऊपर से ये वर्ब आपकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लगती है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगी। फिलहाल आर ऑन हॉलीडे। रॉबर्ट, क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट। अब बताओ, इज, डज, आर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सनी, द इट विल बी रॉबर्ट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हो जाएगा डज नॉट गो टू माई स्कूल। रॉबर्ट मेरे स्कूल नहीं जाता है। सोना, इज, डज, आर बताओ, ये तो मैंने आपसे एक शायद क्वेश्चन पूछा बीएससी टाइप का। सोना के साथ आएगा डज। डज दिस वर्क एवरी डे, ये है वर्क की फिफ्थ फॉर्म, ये है सब्जेक्ट, आपका स्ट्रक्चर बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, चेक कर लो। नेक्स्ट, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जिसने जिसने सही बताया है विल बी स्कोर्ड 1, नहीं विल बी स्कोर्ड 8, अगर सारे सही बताए हैं तो। यू क्या हो जाएगा? लुक्स सो हैप्पी, या सीम टू सो हैप्पी, या बी सो हैप्पी टुडे। रंगीला कीर्ति डज, एग्जैक्टली सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में डज बताया है सारे लोगों ने, तो मैंने मान लिया। यू, देखो अगर यहाँ लुक होता तब तो सही होता, लेकिन लुक्स नहीं होगा क्योंकि यू तो आपका प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब का प्लूरल यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी सी। और बी तो एक्शन वर्ब है, तो इसीलिए क्या होगा? यू सीम सो हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत ज्यादा हैप्पी दिखते हो। चलो, अब आते हैं हम बहुत ही फटाफट कॉन्वर्सेशन पर। एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हम देखेंगे और उसके बाद में कल डिस्कस करेंगे फ्रेजेस।
ओके चलो देखो, अब यहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन लाने का मेरा क्या मतलब है, ये मैं एक बार आपको बता दूं। इन कॉन्वर्सेशन में छोटे छोटे से फ्रेजेस यूज हो रहे हैं। छोटे छोटे फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेजेस का मतलब होता है, जब भी कोई आपके सामने फ्रेजेस बोले तो इसका मतलब होता है वाक्यांश। इन कॉन्वर्सेशन में छोटे छोटे वाक्यांश यूज हो रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में आपको स्मार्ट बनाने के लिए या आपको अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं फ्रेजेस को आपको आगे सीखना भी है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर दो लोगों के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, फ्रेजेस मैं बताती हूँ। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ मतलब जहाँ पर इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज है, तो इस यहाँ पर जब लोगों से मिलते हैं तो हाय हेलो करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे तुम कहाँ थी, और पता नहीं क्या क्या, इतने दिनों बाद मिले, कहाँ चले गए थे, इस तरीके की बातें। लेकिन मैंने देखा है, मतलब जेएनयू में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जो कि मतलब जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो जब वो बातें करते हैं वो चीज़ों को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते जब तक कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता। राइट, अब देखो, शिल्पी इंडियन कैरेक्टर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे मेरे सिबलिंग्स के नाम हैं। ओके ओ गौरी, शिल्पी कहती है, गौरी कहती है, हे शिल्पी, गुड टू सी यू। ये एक फ्रेज यहाँ पर है, गुड टू सी यू, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज इट। जब भी आप किसी से मिलेंगे तो बोलेंगे गुड टू सी यू, क्योंकि हमेशा अच्छा ही लगता है मिलने से। नेक्स्ट, शिल्पी पूछेगी हाउ इज इट गोइंग, दैट इज ऑल्सो अ फ्रेज, इसको भी आपको यूज करना है, यूज इट। अगर आप किसी मतलब किसी भी पर्सन से मिलेंगे तो एक बढ़िया तरीका है, अगर आप चैट करते हैं, मैसेज से बात करते हैं, तो भी सबसे पहले क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे, हाउ इज इट गोइंग। तो गुड टू सी यू की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो क्या पूछेंगे, हाउ इज इट गोइंग। ओके, तो सामने वाला बोलता है या गुड, वर्किंग अ लॉट। हाउ इज इट गोइंग का मतलब है क्या चल रहा है, कैसे क्या काम कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, जब भी आप, जैसे मैंने आपको हाउ आर यू डूइंग का मतलब बताया था कि कैसे हो, वहीं पर हाउ इज इट गोइंग का मतलब है कि क्या चल रहा है। तो इसका मतलब होगा या गुड, वर्किंग अ लॉट, हाँ अच्छा चल रहा है, बहुत सारा काम कर रही हूँ मैं, और तुम क्या कर रही हो, आगे का सेंटेंस खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। तो ये सारे फ्रेजेस, जैसे वर्किंग अ लॉट, यू कैन, जैसे आप यहाँ पर वर्किंग अ लॉट, अब कोई पूछ रहा है हाउ इज इट गोइंग इन दैट एरा, कोविड-19 में क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हो या गुड, लर्निंग अ लॉट, एंड यू, क्योंकि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई बीन लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, दूसरा कैरेक्टर बोलते हैं आई वेंट बैक टू स्कूल, मैं स्कूल वापस, मतलब मैं अब स्कूल जाने लगी हूँ। इस फ्रेज का मतलब ये है कि मैं स्कूल वापस गई, इस तरीके से, बट जो बोला गया है तो वो ये बोला गया कि आजकल मैं स्कूल जाने लग गई। तो दूसरा कैरेक्टर बोलता है गुड फॉर यू, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स हैं। पहला कह रहा है हे सिड, सिड कहता है पीयूष, ये एक तरीका है लोगों से मिलने का। हाँ, अब इसने इसी बात को ऐसे बोला, व्हाट हैव यू बीन अप टू। जैसे इसने बोला था हाउ इज इट गोइंग, वैसे ही इसने बोला व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या कर रहे हो अभी तक। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग रंगीला, आपने आंसर दिया सही है, स्टे देयर। देखो, तो सिड ने आंसर किया वर्किंग अ लॉट। ये जो लेवल है ये बहुत ही बढ़िया लेवल है इंग्लिश का, आपको ये बेटर है, ये बेस्ट है। और गुड आपका वो होता है जो आप पूछते हो व्हाट्सएप, ठीक है, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पूछते हो, बट उसकी जगह हाउ इज इट गोइंग, ये थोड़ा ऑफिशियल है, थोड़ा फॉर्मल है, एंड ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल है। तो इसकी जगह पे व्हाट हैव यू बीन अप टू, वर्किंग अ लॉट। दूसरा कहता है दैट साउंड्स हार्ड, क्योंकि अब कोई बहुत काम कर रहा है तो आप कहोगे दैट साउंड्स हार्ड। अच्छा, वो लोग एक्सप्रेशन भी ऐसे देते हैं, अगर आप नेटिव स्पीकर्स के बारे में सोचो कि चेहरे से ज्यादा पता नहीं चलता। नेक्स्ट है हाउ इज द फैमिली, सो आंसर आपका आएगा एवरीवन इज गुड। जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
आंसर आपका आएगा एवरीवन इज गुड या फिर एवरीवन इज डूइंग गुड। इस तरीके से आप अपना कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच कर सकते हो। आज का सेशन इतना ही, कल हम एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन में फ्रेजेस का यूज आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच। एंड यस, कल के लिए आपका होमवर्क इतना है कि आपको कुछ वर्ब्स पढ़नी है, वर्ब्स की इंफॉर्मेशन लेनी है जिनके तीनों फॉर्म्स जो भी मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो कल के क्लास में हम आपसे ग्रामर के पोर्शन में ये पूछने वाले हैं कि करीब 5 ऐसी वर्ब्स का नाम बताओ जिसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है। और उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका कट, इसी टाइप की आपको 5 और वर्ब्स जो हैं वो कल मुझे बतानी है। चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी या, बाय बाय।